मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उम्र 12 साल थी जब मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने अपना घर इस वजह से छोड़ा था, उस घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता बल्कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे 3 भाई थे, जबकि मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी कि मेरे चाचा जी, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा चाची के हवाले कर दिया और वह लोग दूसरे शहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला, लेकिन जब मैं 5 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनकर चाचा चाची के पैर ज़मीन पर ना रहे। उनके घर अपनी सगी औलाद आने वाली थी। तभी से उन्होंने मुझसे प्यार करना कम कर दिया और जब उनकी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में रखे किसी कबाड़ी के सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन तब भी वह मुझे नौकरों की तरह इस्तेमाल करती। मैं उस घर में नौकरों की तरह रहता। जब मैं 12 साल का हुआ तो मैं इन सब बातों से तंग आ गया और अब चाहता था कि ये घर छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं। फिर एक दिन मैं खाली हाथ ही उस घर को छोड़कर स्टेशन की तरफ चला गया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कब मैं ट्रेन में सवार हो गया मुझे कुछ पता ना चला। आधा रास्ता गुजर गया जब टीटी ने मुझे टिकट मांगा। टिकट तो उस समय मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैंने टिकट खरीदी नहीं थी। मैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल कहाँ थी और मैं कहाँ जा रहा था। मैं अपने पास बैठे हुए आदमी के कंधे पर अपना सर छुपाने लगा। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल से ज़्यादा थी। मुझे अपने पल्लू में छुपाता हुआ देखकर वह मुझसे पूछने लगा, अरे लड़के कहाँ छुप रहा है? तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनने के बाद वो आदमी मुझ पर तरस खाने लगा और वह आदमी मुझसे कहने लगा, तुम्हें इस तरह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। चलो मैं इस टीटी से बात करता हूँ और तुम्हें अपने घर के पास का टिकट कटवा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि साहब मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा? तो वो आदमी मुझसे बोला, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? वो आदमी मेरी तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र हो। मैं उनकी तरफ देखकर खामोश हो गया। तभी वो मुझसे कहने लगे, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी काम करने के लिए मुझे एक लड़के की ज़रूरत है। मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मुझे मिल जाए जिसे मैं अपने साथ रख सकूं और वह मेरी बेटियों की भी रक्षा कर सके और मेरे भी काम में हाथ बटा सके। मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान है। कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरी पत्नी भी नहीं है। मुझे अपनी बेटियों का भी ध्यान रखना होता है और अपना काम भी करना होता है। तुम्हें मेरी 4 बेटियाँ अपना भाई समझकर प्यार देंगी। मेरी 4 बेटियाँ हैं, इसी वजह से मेरे घर में काम थोड़ा ज़्यादा है। मैं अपने 4 बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटियों को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे घर पर रहकर तुम घर का काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे घर में खाना पीना, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। मेरे छोटे मोटे तुम काम कर दिया करना। घर से मेरी बेटियां बाहर नहीं निकलती। इसी वजह से मेरी बेटियों को कोई चीज़ अगर बाहर से मंगानी होती है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, इसलिए तुम उनके ये काम भी कर देना। अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो तो तुम्हें अपने घर में मैं जगह दे दूँगा। जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। मैं अपने घर में सुबह शाम नौकरों की तरह काम करता था और जलील भी होता रहता। मैंने सोचा क्यों ना इस आदमी की सेवा करूंगा तो ज़रूर यह मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, जिससे कि आगे की ज़िंदगी मेरी सुकून से गुजर जाएगी और जब मैं जवान हो जाऊंगा तो इसकी बेटियां शादी करके अपने ससुराल को चली जाएंगी। उसके बाद मैं ही बचूंगा। तो शायद ये आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि मैं इसके घर जाकर रहूंगा और वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। शाम के 5 बज रहे थे जब हम लोग घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही हम घर के अंदर गए मैंने देखा कि उस आदमी की 4 जवान और खूबसूरत लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी हुई, पापा पापा करती हुई उसकी जेबों की तलाशी ले रही थी। मैं इन चारों को देख रहा था। चारों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी
और वह भी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उनमें से एक लड़की अपने पापा से कहने लगी, पापा ये किसको अपने साथ लेकर आए हो? बेटा नहीं हुआ तो क्या बाहर से लड़का लाकर घर में रख दोगे? तभी साहब ने जवाब दिया कि मैं इस लड़के को तुम लोगों की मदद के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना पड़े, इसलिए मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम चारों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। साहब की बातों में अपनी बेटियों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस दिन के बाद से मैं वहाँ पर काम करने लगा। सब ने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा रूम दे दिया। मैं उसी रूम में रहता और वहीं पर सोता। साहब की बड़ी बेटी जिसका नाम नैना था, उसकी उम्र 24 साल थी। नैना अक्सर मुझसे बात करती। नैना कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का कोई शौक़ नहीं, हमारे पापा हमें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान होता। मुझे तो लड़का होकर भी नहीं पढ़ाया गया। उन लड़कियों का पिता उन्हें लड़की होने के बावजूद भी पढ़ा रहा था, मगर ये लड़कियां पढ़ने के काबिल नहीं थी। यह हर वक्त मोबाइल या टीवी में ध्यान लगाए रहती या फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती। मुझे वहाँ पर रहते हुए अब 2 साल हो गए थे। अब मेरी उम्र 14 साल हो गई। एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दस्तक महसूस हुई। मैं आंखें मलते हुए उठा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं हैरान रह गया। मेरे सामने तो नैना बेबी खड़ी हुई थी। रात के इस टाइम इतना तैयार होकर पता नहीं वह कहाँ जा रही थी। मैंने उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देखने लगा, लेकिन फिर उनकी बातचीत और चाल ढाल से लग रहा था कि वह कहीं जा नहीं रही, बल्कि मेरे कमरे में आ रही हैं। मैंने उन्हें रोककर पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारे कमरे में कुछ काम है, इसलिए तुम इस कमरे से चले जाओ। इतना कहकर मजबूरन मुझे अपने कमरे से निकलना पड़ा था। मैं कहाँ जाऊँ, मैंने उनसे धीरे से पूछा, तो वह मुझे कहने लगी, इस बात की फिक्र मत करो, नीचे हॉल में मैंने सोफे पर तुम्हारे लिए ब्लैंकेट रखा हुआ है, तुम जाओ और वह ओढ़ कर सो जाना। मैं सुबह 5 बजे तुम्हें जगा दूंगी, फिर तुम वापस अपने कमरे में आकर सो जाना। मैं कौन सा तुम्हारे कमरे में चोरी करने आई हूँ? उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं अपनी आंखें मलता मलता हॉल में जाकर बैठ गया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। मुझे ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। कब मुझे गहरी नींद आ गई मुझे कुछ पता ना चला। जब मुझे सुबह आँख खुली तो सुबह के 5 नहीं बल्कि सुबह के 8 बज रहे थे। आँख खोलकर मैंने देखा तो मेरे सामने साहब खड़े थे। वह मुझे कहने लगे, अंकित तू यहाँ पर क्यों सो रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने कमरे में रहा कर, और ये लड़कियों वाला घर है बेटा। माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदतें इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ़ हो। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ और आइंदा शाम होने के बाद अपने कमरे से बाहर ना निकलना। साहब की बात सुनकर मैं घबरा गया। नैना बेबी वाली बात मैं तो भूल ही गया। खुद को शर्मिंदा महसूस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह का काम शुरू होने में 2 घंटे बाकी थे, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक अजीब सा हॉल था। मेरे कमरे में खाने पीने की चीज़ें खाली रैपर पड़े थे। लगता था मेरे कमरे में कोई पार्टी की गई। मगर फिर मेरी नज़र नीचे कांच की चूड़ियों पर पड़ी तो मैं हैरान हो गया। नैना बेबी यहाँ खाने पीने आई थी या फिर कुछ और? इतनी ज़्यादा सजावट मेरे कमरे में करने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान होकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक नैना बेबी के कमरे से मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो गई। साहब जो पहले ही बेटी पर चिल्ला रहे थे और उनकी बेटी उन पर चिल्ला रही थी, वह दोनों एकदम से खामोश हो गए। अब मुझे देखकर कहने लगे, तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया। और फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? साहब कुछ गुस्से में लग रहे थे और मुझे खूंखार नज़रों से देख रहे थे। मजबूरन मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दोबारा से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो गई। नैना बेबी कह रही थी कि पापा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। चिल्लाती हुई नैना बेबी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लग रहा था। जाने यह सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने कोई गलती तो नहीं की, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। फिर साहब दुकान की चाबी लेकर दुकान पर चले गए। नहीं जानता था कि आज रात क्या हुआ था जिसकी वजह से साहब इतना गुस्से में थे। सारा दिन गुजर गया और रात होने में कुछ वक्त बाकी था। नैना बेबी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो मुझे कहने लगी, सुनो अंकित, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि क्या हुआ मैडम? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी,
उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं अंकित, मेरे पिता हमें इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करो, अपना नाम बनाओ। वो पहले से ही बहुत बड़े लालची इंसान हैं। वो अपनी बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं। वह चाहते हैं मैं नौकरी करूं और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथ पर रख दूं। लेकिन अब जबकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी करना मेरा हक है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। कल रात वो लड़का मुझसे मिलने आया था, जिस पर वो गुस्से में लाल पीले हो गए। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब शक हुआ तो और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। नैना बेबी की बात सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि इनका पिता इतना अच्छा है और इन लड़कियों को अपने पिता की कोई अहमियत नहीं। रात हुई तो नैना बेबी ने गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन रात को वह मुझसे कहने लगी, बस तुम ऐसा करना, चोर चोर कहकर शोर मचाना। जिस टाइम मैं घर की दहलीज पार करूँगी तो तुम गमला उठाकर सामने मारना और कहना कि तुमने एक चोर को देखा था। बात की बात मैं देख लूँगी। नैना बेबी ने मुझसे यह वादा लिया कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वह अपने पिता से कहकर मुझे भी मार पिटवा देंगी। और वैसे भी मुझे कोई बड़ा काम तो नहीं करना, बस मुझे गमला ही उठाकर मारना था। मैंने यही किया, मगर बदकिस्मती और मनहूस लम्हे में जब मैंने गमला उठाकर सामने दीवार पर मारा तो सामने साहब आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि नैना बेबी अपने पिता की दुश्मन बन पड़ी है। मैंने जैसे ही वह गमला मारा तो साहब के सर पर लग गया और साहब ज़मीन पर गिर गए और वह बुरी तरह से तड़पने लगे। तो मुझे बहुत पछतावा हुआ। सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। नैना बेबी उधर मौके पर ही पकड़ी गई थी। पिता को तड़पता हुआ देखकर वह अपनी जगह से ना हिली। बस फिर क्या था, साहब की जान चली गई और बाद में पुलिस भी तहकीकात के लिए आ गई। पुलिस के सामने सारा राज खुल गया, मगर फिर हालात की वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ा। साहब की बाकी 3 बेटियों को यही लगा कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने जेल में सज़ा काटी। लेकिन मेरे साथ साथ नैना बेबी को भी जेल हो गई, क्योंकि वह भी वहाँ पर मौके पर मौजूद खड़ी थी। उन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मजबूरन में जेल की सज़ा काटी, जिससे मेरा कोई जुर्म नहीं था। मैं तो साहब के घर नौकरी करता। मेरा मकसद साहब की बेटियों को बहकाना नहीं था और ना ही साहब की जान लेना था। लेकिन जब इंसानपन पर इल्ज़ाम लगता है तो फिर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जेल में इंटरव्यू करने के लिए एक लड़का आया। वह लड़का वहाँ के पुलिस ऑफिसर का जानने वाला था। न जाने वो लड़का मुझे देख कर इतना हैरान क्यों होता। उसका काम रिपोर्टर का था। उसका नाम आकाश था। आखिर वो यही सोचता कि ये लड़का औरतों के जेल में क्या कर रहा है। जेल में ज़्यादातर औरतों और मर्दों को अलग अलग रखा जाता, मगर यहाँ पर तो कुछ अजीब ही नज़ारा था। एक 14 साल का लड़का और एक 26 साल की जवान लड़की एक साथ जेल में बंद किए। यह बात वाकई हैरान करने वाली थी, जिसे देखकर वो रिपोर्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता। एक दिन उसने जेलर से पूछा, आखिर ये क्या मामला है? औरतों के जेल में इस लड़के को क्यों रखा गया, जबकि इस लड़के की उम्र तो 14 साल है। इस लड़के को तो मर्दों की जेल में होना चाहिए या फिर बच्चों की जेल में। उस रिपोर्टर की बात सुनकर जेलर ने उनसे कहा, इनको ऐसी ही सजा होनी थी। इसी वजह से लड़के को इस लड़की के साथ बंद कर दिया गया। अगर आपको इस लड़के के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डीआईजी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें जेल में बंद करवाया है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। उस जेलर की बात सुनकर रिपोर्टर ने भी उसकी तरफ हैरानी से देखा। जेलर ने कहा कि मुझे भी इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। रिपोर्टर ने डीआईजी से परमिशन लेने के बाद मुझसे बात करने की कोशिश की। जेलर ने उस जेल में मेरे पास भेज दिया। उसने कहा कि मेरा नाम आकाश है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि आखिर ना जाने तुम इन लोगों में एक जवान लड़की के साथ क्यों बंद कर दिया। ये लोग तुम्हें किसी और जेल में भी तो रख सकते हैं। नैना बेबी ने तो डर की वजह से अपना चेहरा ही छुपा लिया। उन्हें लगा कि कहीं वह रिपोर्टर उन्हें देख ना ले। फिर रिपोर्टर ने नैना बेबी की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखा और मैंने भी दिल में सोचा कि अगर इतनी शर्म आ रही है रिपोर्टर को अपना चेहरा दिखाने से, तो फिर ऐसा घिनौना काम क्यों किया। लेकिन अब इन सारी बातों का क्या फ़ायदा, जो हुआ उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। रिपोर्टर ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने रिपोर्टर से कहा कि तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर, क्या मेरी सज़ा कम करवा सकते हो। तभी उस रिपोर्टर ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारी सज़ा कम करवाने नहीं आया, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने रिपोर्टर से कहा कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आने लगा था। नैना बेबी तो अपना चेहरा छुपाए हुए घूम कर बैठ गई। वो भी रिपोर्टर से कोई बात नहीं कर रही थी। उस रिपोर्टर को अब हमारे केस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उसने कहा कि मैंने ठान लिया है कि अगर मुझे इंटरव्यू करना है तो तुम दोनों का करना है, वरना मुझे कोई और केस ढूंढना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस आज तक नहीं देखा। ये कहकर वो रिपोर्टर जेल से चला गया और उसने जेलर से हमारी फाइल देखने की कोशिश की। जेलर ने पहले तो मनमानी की, लेकिन फिर उस रिपोर्टर ने उन्हें कुछ पैसे का लालच दिया। ना जाने ये रिपोर्टर हमारे हाथ धोकर क्यों पीछे पड़ गया। पैसों की लालच में आकर जेलर ने हमारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्टर को दे दी। उसने हमारी फाइल पढ़ी तो वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि हमारे खिलाफ रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि नैना बेबी की बहनों ने लिखवाई थी। नैना बेबी अपने पिता की बड़ी बेटी थी। रिपोर्टर ने जेलर से पूछा कि आखिर इन दोनों ने क्या किया था। जेलर ने उनको सारी बात बता दी, लेकिन वह फिर भी एक बार मेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता था। जेलर ने रिपोर्टर को बताया कि कभी कभी ये तीनों बहनें यहाँ पर आती है और अपनी बहन को तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इस लड़के को बहुत ज़्यादा कोसती हैं और चिल्लाती हैं। हम तो चाहते हैं कि इस लड़के को इस जेल से निकाल कर कहीं और रख दे, लेकिन फिर भी हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है इस लड़के को इसी लड़की के साथ रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना। इस लड़के को हम किसी और जेल में रख दें। यह बात रिपोर्टर को बड़ी अजीब लगी थी। रिपोर्टर ने जेलर से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, ने मुझे एक पुलिस वाले के बारे में बताया था। वह पुलिस वाला इन्हें यहाँ पर बंद करके रखता है। क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो कि वह कौन है और इनका क्या लगता है। इस बात पर जेलर खामोश हो गया। रिपोर्टर को लगा कि जेलर को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। ये इस केस बारे में सब कुछ जानता है। रिपोर्टर को लगा कि यह कहानी कोई खास दिलचस्प नहीं होगी, लेकिन रिपोर्टर को तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ही चाहिए थी। उसे लगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला बात हो जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बाकी लोग या तो बात करने को तैयार नहीं थे और जो बात करते तो उनकी कहानी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होती। खैर, उसने ठान लिया कि वह मुझसे बात करेगा और मेरा ही इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गया। और फिर दोबारा वह रिपोर्टर मेरे जेल में मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम मुझे अपनी कहानी अच्छे से बताओगे तो मैं तुम्हें इस जेल से छुटकारा दिलवा दूंगा। रिपोर्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि क्या तुम मुझे सच में इस जेल से निकलवा सकते हो। रिपोर्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं और वकीलों के लिए किसी भी जेल से बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम मुझे इस बारे में सब कुछ बता दोगे तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। रिपोर्टर तो मेरे बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था। आखिर उसे यह खबर मीडिया में फैलाने के बाद अपने आप को मशहूर जो करना था, वह अपनी कमाई का जरिया देख रहा था और मैं चाहता था कि मैं किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकल जाऊं। दूसरी तरफ नैना बेबी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यह बात रिपोर्टर भी देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक लड़के की मौजूदगी में ये कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, जबकि मेरी और उनकी उम्र में काफ़ी अंतर था। खैर, रिपोर्टर ने चौकीदार को कुछ पैसे दिए और जैसे तैसे मुझे जेल से बाहर निकलवा कर ले गया। रिपोर्टर ने चौकीदार से कहा कि मुझे 24 घंटे के लिए बाहर लेकर जा रहा है और 24 घंटे के बाद वह खुद मुझे जेल पर छोड़ जाएगा। जमानत के तौर पर रिपोर्टर ने अपने सारे आईडी कार्ड चौकीदार के हवाले कर दिए। आखिर रिपोर्टर को मुझे ले जाने की परमिशन मिल गई। इसी तरह से चौकीदार की जेब भी भर गई और रिपोर्टर का भी काम हो गया। बाहर जाने के बाद माहौल खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की हवा मुझे छू कर गुजर रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर मैंने पूरे 8 महीने बाद बाहर का माहौल देखा था। बहुत दिनों के बाद मैंने ठंडी हवा खाई। मैंने रिपोर्टर से कहा कि तुम मेरे लिए कोई फरिश्ता बनकर आए हो। रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने कहा मैं 15 साल का होने वाला हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था तब मेरी उम्र 12 साल थी। रिपोर्टर ने कहा, अच्छा तुम बहुत कम उम्र के लगते हो। मैंने रिपोर्टर से कहा कि मैं इसलिए और ज़्यादा कम उम्र का लगता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता तो काफ़ी हेल्दी होता, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी कोई सुकून नहीं मिल पाया। ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मेरे नसीब में तो सिर्फ जुल्म ही लिखा है। यह बात सुनकर रिपोर्टर खामोश हो गया और कुछ देर के बाद कहने लगा, अच्छा तुम मुझे अपने बारे में बताओ।
तो मुझे कहाँ जाकर ये कहानी बताना पसंद करोगे? मैंने रिपोर्टर से कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ तो मेरी ज़ुबान नहीं खुलेगी। यह कहकर मैं एक वीरान रास्ते पर चला गया। फिर मैं ज़मीन पर मिट्टी की खुदाई करने लगा। वह रिपोर्टर देखकर कहने लगा कि अरे तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाओ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मैं दोबारा मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वह रिपोर्टर मुझे गौर से देखने लगा। काफ़ी टाइम तक मिट्टी खोदने के बाद मुझे उस मिट्टी के अंदर हाथ डालने पर एक चाबी मिली, जिसकी आवाज़ छन छन निकल रही थी। रिपोर्टर ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा लहरा रहा था। तभी रिपोर्टर ने मुझे सवाल किया, आखिर ये है क्या? मैंने कहा, ये चाबियों का गुच्छा है और ये मेरे साहब के घर की चाबियां हैं। मैंने अपने साहब के साथ कभी बेवफाई नहीं की। मैं तुम्हें अपने साथ अपने मालिक के घर लेकर चलता हूँ। वहीं बैठकर हम आपस में बात करेंगे। वहाँ पर मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा और साथ ही साथ कहानी भी सुना दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी कहानी काफ़ी लंबी है। हो सकता है कि कहानी सुनते हुए तुम्हें बहुत कुछ लिखना पड़ जाए। मैं और रिपोर्टर धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। मैं रिपोर्टर को बताया कि ये कमरा नैना बेबी का था। रिपोर्टर ने कहा, कौन नैना बेबी? मैंने कहा कि वही नैना बेबी जो जेल में मेरे साथ थी और जो इन सब बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और जिसकी वजह से आज मैं जेल में सज़ा काट रहा हूँ। और मैंने रिपोर्टर को अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। मैंने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी रिपोर्टर को बता दी कि किस तरह से मैं अपने घर से यहाँ आया और किस तरह से साहब मुझे यहाँ लेकर आए और किस शर्त पर साहब ने मुझे इस घर में रखा था। सारी कहानी सुनाने के बाद रिपोर्टर ने मुझे कहा, मैंने सोचा था तुम्हारी कहानी इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, तुम्हारी कहानी काफ़ी इंटरेस्टेड है। तुम पागल हो, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। उस जवान लड़की ने तुम जैसे मासूम लड़के को झूठा साबित करके तुम्हारे साथ जेल चली गई। तुम्हें कुछ तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए था जिसकी वजह से तुम जेल से बाहर आ सकते। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तुमने अपना फ्यूचर नहीं बनाना या फ्यूचर जेल में बिताना चाहते हो। मैंने रिपोर्टर को बताया कि वह तीनों बहनें नैना बेबी के साथ मिली हुई थी। उनकी भी यही प्लानिंग थी कि वह अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पिता को मारना चाहती। लेकिन मौके पर जब पुलिस को देखकर वह डर गई और उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस जब नैना बेबी को गिरफ्तार कर सकती है तो उनको भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने खुद ही पुलिस को यह बता दिया कि इस लड़के के साथ साथ हमारी बहन नैना भी मिली हुई थी। अब वो तीनों यहाँ से फरार हो चुकी है। ना जाने अब वह कहाँ पर रहती हैं। लेकिन मैंने साहब को जानबूझकर नहीं मारा था। मुझे तो नैना बेबी ने गमला मारने के लिए कहा था। इन चारों बहनों ने मुझे अपनी चाल में फंसाकर मुझे ही जेल में करवा दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है और जिस पुलिस वाले ने हमें एक साथ रखा है वह पुलिस वाला साहब का भतीजा था, जिसको साहब की मौत पर बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने नैना बेबी को और मुझे एक ही जेल में रखा। मैं साहब को अपना पिता मानता था। वो मुझे यहाँ पर सहारा देने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। साहब को हमेशा अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती। वह चाहते थे कि अगर कभी भी इस दुनिया में वे ना रहें तो उनकी बेटियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन वह चारों बेटियां तो अपने पिता को गलत समझती। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी कमाई खाना चाहते हैं। लेकिन साहब एक बहुत अच्छे ईमानदार इंसान थे। वह हमेशा अपनी बेटियों के भले के बारे में सोचा करते। अगर मुझे इस दिन इस बात का पता होता कि ये चारों मिलकर अपने पिता को मारना चाहती है तो मैं कभी भी उनका साथ नहीं देता। रिपोर्टर ने मेरी कहानी अब नोट कर ली और मेरी सारी कहानी सुनने के बाद वह मुझे पूरे 24 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन वापस ले गया। उसके बाद मुझे नैना बेबी के साथ उसी जेल में बंद कर दिया गया। अगले ही दिन बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे और बहुत सारे वकील भी जो मेरी जमानत करना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं जेल से रिहा हो जाऊं। रिपोर्टर आकेश ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे जैसे तैसे उस पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया। लेकिन नैना बेबी को तो अपने किए की सज़ा काटनी ही थी, इसलिए वह आज तक जेल में सड़ रही हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद रिपोर्टर ने मुझे बताया कि उसने मेरी कहानी को एक मैगज़ीन में छपा दिया जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी। इसी तरह से रिपोर्टर भी काफ़ी मशहूर हो गया था। रिपोर्टर ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे पढ़ाएगा और मुझे कामयाब इंसान बनाएगा। मैंने रिपोर्टर के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि आज तक मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपका एहसानमंद हूँ। अब मेरी उम्र 27 साल है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं काफ़ी पढ़ लिख चुका हूँ
और मैं भी आज एक रिपोर्टर हूँ और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।